Hello and welcome to the first session of geography. In this classes, we are going to cover NCRT of the geography. So let's start with the session. The first chapter is related to what is geography and सबको पता है कि geography क्या है, ठीक है? And the other field of the geography you can read yourself. उससे question आता भी नहीं है. Now, before getting into the core of the geography, you must know how the planet has formed, ठीक है? How star has formed, how universe has formed, how the concept of universe came into the existence, ठीक है? उसको समझने के लिए कुछ मॉडल्स हैं ज्योग्राफी में, पहले वो समझने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे एक मॉडल का नाम होता है द फर्स्ट मॉडल वी कॉल इट जियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है? समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स को समझने के लिए जियोसेंट्रिक मॉडल. जियोसेंट्रिक मॉडल. देखो जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब क्या है. जियोसेंट्रिक मॉडल में हम ये मानते थे कि अर्थ जो है इज द सेंटर और उसके इन एंड अराउंड पूरा यूनिवर्स जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. सो जियोसेंट्रिक में हम लोग क्या बोलते थे, अर्थ इज एट द सेंटर, अर्थ एट द सेंटर, ठीक है. फिर एक दूसरा मॉडल आया जिसका नाम था हीलियोसेंट्रिक. हीलियोसेंट्रिक मॉडल. हीलियोसेंट्रिक मॉडल में क्या मानते हैं कि सन इज एट द सेंटर, ठीक है. अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो एंशियंट इंडिया है ना उसमें हेलियोसेंट्रिक मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट करते थे और हम वी न्यू अबाउट दी हेलियोसेंट्रिक मॉडल. ऐसा दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है. आर्यभट्ट इज द पर्सन हु हैज टॉक अबाउट दिस, ठीक है. बट आर्यभट्ट हैज टॉक अबाउट कि अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस, बट ही नेवर टॉक अबाउट दिस हेलियोसेंट्रिक मॉडल और जियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है. दैट इज नॉट ट्रू. इट इज ऑल न्यू इनोवेशन ऑनली. मतलब बाद में जब इवॉल्व होने लगे, हम लोग साइंस के तरफ आने लगे, देन वी गॉट टू नो अबाउट दिस ऑल थिंग, ठीक है. सो इट्स अ फॉल्स इम्प्रेशन की एज अ एंशियंट इंडियंस वी न्यू अबाउट द हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है. नाउ टू लुक एट द to understand the geography, first you have to understand the how Earth has evolved. ठीक है. Now, if you look at the NCERT, the second chapter which talk about the origin and the evolution of the Earth. ठीक है. Now, this evolution and the origin of the Earth has gone through many phases. Yet we don't know what is the exact, but there are certain theories. The two most important theory which you're going to cover in this chapter from NCERT point of view is first is your nebula theory, yeah, nebula theory, nebular hypothesis. Second is Big Bang theory. Third, we going to see Great Impact theory, जिससे मून का फॉर्मेशन हुआ. Great Impact theory, and all these are given in the NCERT. But see how these are given in the NCERT and how they are asked in exam are two different things. ठीक है. So NCERT में एक लाइन दिया होगा, उस लाइन पे देगा ना मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है. Now some people will come and say don't need to read NCERT, my classes are sufficient, his classes are sufficient. Do not get into this trap, okay. You cannot replace the book, never. Even after looking this class or watching this class, don't replace the book. You should read the books, ठीक है. अभी कोई आके बोल देगा कि नहीं नहीं ये तो ज्योग्राफी बस मैंने पढ़ा दिया इतना पढ़ लो, नहीं. यू हैव टू रीड द बुक्स, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दी सम टाइम. देखो दो तरीके के लोग होते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ. कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली किसी के नोट से पढ़ के समझ लेते हैं. कुछ लोगों को बैकग्राउंड चाहिए होता है और एक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है. सो आई नो माई सेल्फ कि आई कैन नॉट रीड फ्रॉम दी सम अदर्स नोट्स. आई हैव टू मेक माई ओन नोट्स. आई हैव टू गो थ्रू दी बुक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है. So don't replace the book with someone classes or someone notes. I'll not suggest that. ठीक है. Even after watching my class or any one of the your teachers class, किसी भी class देख के don't replace your books. ठीक है. Reading books is never waste of time. ठीक है. You have much time to read. Okay. Now let's get into the this NCERT में क्या लिखा है उसको देखते हैं कि करके पहले. ठीक है. The early theories. The large number of I'll just read. The large number of hypotheses were fought by the different philosopher and the scientific regarding the origin of the earth. ठीक है. सबने अलग अलग थ्योरी दी है, but one of the most important and the earlier popular theory was given by the German philosopher Immanuel Kant.
ठीक है। अब ये कांट जो है इसको आप इथिक्स में भी पढ़ोगे, इसको आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे, वी ऑल्सो रेड इन दी एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो, सो दिस you'll find Aristotle and Kant, you'll find everywhere, ठीक है। सो सबसे पहले किसने दिया है, इट वाज गिवन बाय दी, लेट मी हाईलाइट दिस, so it was given by the popular argument was given by the German philosopher Immanuel Kant, है ना, and the mathematician Laplace revised in 1796. So Laplace was the disciple of Immanuel Kant, ठीक है, वो कोई नहीं उसका स्टूडेंट था, ठीक है। And this is known as the Nebular hypothesis, ठीक है। The hypothesis considered that the planet were formed out of the cloud material associated with the youthful sun which was slowly rotating, ठीक है। उसके बाद चैम्बरलिन ने इसको मॉडिफाइड किया, है ना। देन द रिजल्ट ऑफ, एंड देयर आर सो मेनी थिंग, इसमें नाम दिए हुए हैं, जैसे रशियन, जर्मन, इन सब का नाम दिया कि उन्होंने क्या किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को ही बार बार मॉडिफाइड किया। नाउ लुक एट दी व्हाट इज द नेबुलर हाइपोथेसिस, और उसी से समझ आ जाएगा, फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं पूरा पैराग्राफ अर्ली थ्योरीज का, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दी नेबुलर थ्योरी। दिस नेबुलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द जर्मन इमैनुअल कांट, ठीक है। उसने एक पेपर लिखा था जिस पेपर का नाम था यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री, यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ हेवन, एंड थ्योरी ऑफ हेवंस, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो आज का टाइम का यूनिवर्स है ना, इट बिकॉज फॉर्म बिकॉज ऑफ द नेबुला। अब नेबुला का मतलब क्या होता है, नेबुला का सबसे सिंपल मीनिंग होता है अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। अब ये क्या बताता है कि पहले जितना भी आज हम लोग देख रहे हैं ना, वो एक नेबुला से बना है। और ये क्यों बोलता है इस तरीके से, इसको देखते हैं। वो कहता है कि एक जगह है जहां पर कुछ एक क्लाउड बना हुआ है जिसमें डस्ट है, ठीक है, और ये अभी बहुत स्लोली रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेटिंग स्लोली, ठीक है। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, धीरे धीरे ये जो डस्ट का जो क्लाउड है ना, इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करना शुरू करेगी, और और इसको क्या करेगी, इनवर्ड कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। जब ये इनवर्ड कंप्रेस होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि रोटेशन फास्ट होने लगेगा, ठीक है। नाउ इट विल रोटेट फास्ट। जब रोटेट फास्ट होगा, सो जो मास होगा, मोस्ट ऑफ द मास विल गेट इनटू द सेंटर, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेंटर पे एक मास का एक इस तरीके का मटेरियल क्रिएट हो जाएगा, और इस मटेरियल में क्या होगा, एक सेंट्रल बॉडी बन जाएगी इसके वजह, और इसके आसपास में क्या होगा, लाइटर मटेरियल घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा डिस्क शेप में। तो नेबुला हाइपोथेसिस में कहता है कि जो सेंटर ऑफ द मास जो देख रहे हो हम लोग, जो ये मास दिख रहा है हमें, ये कुछ नहीं है, प्रोटोसन है, द अर्ली सन, है ना, द प्रिमिटिव सन, प्रोटोसन कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये जो पार्टिकल्स इसके पास में घूम रहे हैं, ये आपस में कोलाइड करने लगेंगे, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो कोलाइड करके टूटेंगे नहीं, आपस में ज्वाइन होने लगेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, कोलिजन करके स्मॉल लम्प्स बनाने लगेंगे, स्मॉल लम्प्स, और इन्हीं स्मॉल लम्प्स को हम लोग कहते हैं प्लेटिसम, ठीक है। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, PL, प्लेनेट सिजम, ठीक है। प्लेटिसियम है जिसकी वजह से बाद में प्लैनेट्स बनने शुरू होते हैं। सो दिस वाज दी हाइपोथेसिस गिवन बाय दी इमैनुअल कांट, ठीक है। और वो बोलता है कि यही इसी की वजह से क्या है कि धीरे धीरे सब कुछ बनने लगेगा, और जब धीरे धीरे ये यहाँ पे कोलाइड होकर आपस में बनने लगेंगे, यही बाद में जाके क्या बनेंगे, प्लैनेट्स बन जाएंगे। सो ही ट्राई टू एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ दी प्लैनेट, ठीक है। देखो अब ऐसे तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, बट दे कैन आस्क यू इन दी मेंस आल्सो, सिंगल लाइनर है,
यहाँ से पूछ सकते हैं व्हाट वर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और व्हाट वर दी कंट्रीब्यूशन ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस. सो इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, यू हैव टू मेंशन द इमैनुअल कांट, ठीक है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द नेबुलर हाइपोथेसिस. नाउ यू कैन गो फॉर द क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है. एंड व्हाट इज द क्रिटिकल एनालिसिस? देखो अभी तक हमें क्या पता चला इसमें से, व्हाट ही एबल टू एक्सप्लेन. फर्स्ट, क्यों बता रहा है कि सन बना है और सन के बाद में प्लेनेट बनने लगे हैं, कैसे कैसे बन रहा है उसने सब बताया कि कॉलिजन होगा, कॉलिजन के आपस में चिपक जाएंगे और वो फिर एक प्लेटिसियम बनाएंगे जिसकी वजह से बाद में प्लेनेट बनने शुरू हो जाएंगे. तो हम लोग क्या बता सकते हैं, मेरिट क्या हो सकता है इस हाइपोथेसिस का, कि इट एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम. ठीक है, बोल सकते हैं. ठीक. दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ सन, प्लैनेट्स. ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं कि इस हाइपोथेसिस ने बाकी थ्योरीज के लिए क्या बोलते हैं ग्राउंड तैयार कर दिया था, कि देने मतलब उनको फिर पता चल गया था कि एटलीस्ट वी हैव अ सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कि ऐसा कुछ हुआ होगा. ठीक है. नाउ देयर आर डीमेरिट आल्सो, थ्योरीज में डीमेरिट्स हैं. अब जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे शुरू हुआ है, वही डीमेरिट हो जाता है. जैसे नहीं पता कि नेबुला आया कैसे, सो वी कैन ही नॉट एबल टू एक्सप्लेन की हाउ नेबुला फॉर्म. ठीक है. सो आई कैन राइट हियर डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स. डीमेरिट्स, पहला, नेबुला का फॉर्मेशन क्यों हुआ, नहीं पता है किसी को भी. ठीक है, नेबुला का फॉर्मेशन क्यों हुआ नहीं पता, वो भी नहीं बता पाया. दूसरा, रोटेशन क्यों हो रहा है, यू नॉट एबल टू एक्सप्लेन दी रोटेशन क्यों हो रहा है. ठीक है. नाउ, एक होता है रेट्रोग्रेड रोटेशन, वो भी वो नहीं बता पाया. रेट्रोग्रेड रोटेशन का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्लेनेट दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं. बट देर इज वन प्लेनेट है ना, वीनस. वीनस में क्या होता है, वीनस में बेसिकली फाइंड कि वीनस जो है इट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, तो वो ईस्ट टू वेस्ट कर रहा होता है. तो वहां पे क्या होगा, सूरज का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी इंटायरली अपोजिट. विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रेट्रोग्रेड रोटेशन ऑफ द वीनस आल्सो. ठीक है. सो दैट वाज द निबुलर हाइपोथेसिस. तो अगर जल्दी से एक बार फिर से समझे निबुलर हाइपोथेसिस क्या है, वो कहता है कि एक क्लाउड है, डस्ट और गैसेस का, जो स्लोली रोटेट कर रहा है, बट धीरे धीरे उसके ऊपर ग्रेविटी काम करेगी और वो इनवर्ड कंप्रेशन होगा. यहाँ पर क्या होगा, इनवर्ड कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर और डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और मास जो है सेंटर जाके इकट्ठा हो जाएगा. और इसी को बोलता है कि यही हमारा प्रिमिटिव सन है. ठीक है, ये हमारा प्रिमिटिव सन है. और उसके साथ में फिर जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिवॉल्व करने लगेंगे. ठीक है, साथ साथ में रिवॉल्व करने लगेंगे और धीरे धीरे आपस में कोलाइड करेंगे. टेम्परेचर इतना हाई है कि वो, और उनमें से और कुछ नहीं बनेगा, दे कम एंड ज्वाइन टुगेदर. उनमें एक और मास का एक मास फॉर्मेशन होगा, दो चीज आपस में मिलेंगी और एक और, ये एक मास है, ये एक मास आएंगे और ये एक मास बन जाएगा, बड़ा मास. और इसी को बोलता है ये प्लेनेट सिंबल. ठीक है, प्लेनेट सिंबल का मतलब क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लेनेट. जैसे सेल हमारी बॉडी में होती है, देयर आर सो मेनी सेल्स. सेल से बन के क्या सेल जब मिलती है तो बनता है टिश्यू बनता है. वैसे ही इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे मास मिल रहे हैं. ठीक है, और दे फॉर्मिंग वन बिगर मास, दिस इज कॉल्ड प्लेनेटिज्म. और यही बाद में जाके क्या बनेगा, प्लेनेट का ले लेगा. और यही दिस इज दी ऑल्सो दी रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मून्स. ठीक है, जब थिया और जब मॉल्टन अर्थ आपस में टकराएंगे, सो विल पढ़ेंगे कि कैसे वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमने मून को रोक के रखा है. ठीक है, सो दिस इज दी नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ अब यही इसमें पूरा लिखा हुआ है. व्हेन यू रीड दिस यू अंडरस्टैंड. नाउ कम दी मॉडर्न थ्योरीज. अब मॉडर्न थ्योरीज में देर इज वन पर्सन हु इज द एस्ट्रोनॉट. ठीक है, एडविन हबल. अब एडविन हबल को हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना. हबल टेलीस्कोप जो सबसे पहले टेलीस्कोप था, जेम्स टेलीस्कोप से पहले हबल टेलीस्कोप. ठीक है, तो हबल टेलीस्कोप में मतलब हबल जो था, एडविन हबल, वो एस्ट्रोनॉट था. ठीक है, देखो, एडविन हबल in 1920 provide evidence that universe is expanding. ठीक है, तो यहीं से पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, हबल ने मेंशन किया था. ठीक है, एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, और ये कैसे बताता है कि एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, ये कहता है कि जो स्टार्स है ना, ये नोटिस करता है कि ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये
एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, इनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है और रेड शिफ्टिंग ऑफ द गैलेक्सीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वेवलेंथ चेंज होगी और ये वेवलेंथ को स्टडी करता है, देखता है कि रेड शिफ्टिंग ऑफ द गैलेक्सीज हो रहा है। तो एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स का पहला जो क्राइटेरिया है बताने का क्यों एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज द रेड शिफ्टिंग ऑफ द गैलेक्सीज। तो इतना याद रखना है साइंस एंड टेक के लिए, यहाँ से भी रेड शिफ्टिंग ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये भी देखेंगे कि कैसे एटम बन रहा है, व्हाई दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एटम का भी बनना यहीं से बिग बैंग थ्योरी से शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्या देखता है कि दूर जा रहे हैं, ठीक है, सारे स्टार्स आपस में, गैलेक्सी आपस में दूर जा रही है। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल, टेक अ बैलून, मार्क सम पॉइंट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बैलून्स, अगर बैलून को फुलाना शुरू करोगे, इन्फ्लेटिंग द बैलून्स, the points marked on the balloon will appear to be moving away from each other, ठीक है। अभी बैलून फूला नहीं हुआ था, तुमने मार्क पॉइंट किए, जैसे फुलाना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली कि अंदर एक्सपेंड हो रहा है, तो वो पॉइंट आपस में दूर हो जाएंगे। द बैलून एक्सपेंड, सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसके थ्रू बताना चाहते हैं कि जैसे बैलून का एग्जाम्पल लेके लोग बता रहे हैं कि आपस में जो स्टार्स का डिस्टेंस है, जो गैलेक्सी का डिस्टेंस है, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर एक थ्योरी निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। पहले तो हमने क्या पता कर लिया कि थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स किसने दी है, ये दी है एडविन हबल। एडविन हबल कौन था, ही वॉज ए एस्ट्रोनॉट, है ना, एस्ट्रोनॉमर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो अब क्या लिखा है कि बैलून द पॉइंट डेमसेल्फ स्पेंडिंग, और ये अब क्या है, दूर दूर जाने लगेंगे, ठीक है। और ये सब लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बताते हैं। अभी बिग बैंग थ्योरी से ही क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दो लोग थे जो बाद में आए। बिग बैंग थ्योरी किसी एक आदमी ने नहीं दी है, या किसी भी एक साइंटिस्ट की नहीं है, इट हैज गिवन बाय मल्टीपल पीपल, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दो लोगों ने, जिनका नाम था लिएमेटर एंड गेमोर, ठीक है। लिएमेटर एंड गेमोर, ठीक है। ये एडविन हबल की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, उससे एक इंटरपोलेशन ये लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पर एक सिंगल मास था, जिसको ये लोग बोलते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको ये लोग, इसको बोलते हैं ये लोग सिंगुलैरिटी, ठीक है। अब सिंगुलैरिटी था, अब इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से एक सिंगल पॉइंट में, ठीक है, ड्यू टू ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी, ठीक है, इस सिंगुलैरिटी में जो एक सिंगल मास का टुकड़ा है, ठीक है। और ये इसको ये नेबुला कह रहे हैं, ठीक है। यही लिखा है इंसर्ट इन, देखो। In the beginning, all the matter forming universe existed in one place, in the form of tiny ball, singular atom, with an small volume, but infinite temperature and infinite density. एक छोटी सी वॉल्यूम में इन्फाइनाइट डेंसिटी है और इन्फाइनाइट टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये वॉलेंटली एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। दिस टाइनी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वो क्या हुआ, एक्सप्लोड कर गया पूरे में, ठीक है। और इससे, और वो इतना ज्यादा एक्सप्लोड किया कि वो अभी तक एक्सपेंड करता आ रहा है, ठीक है। दिस इज रिटन बाय द एनसीईआरटी। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड violently, and this led to huge expansion. It is now generally accepted that event of Big Bang took place 13.7 million years from the present, and the expansion continue even to present day, ठीक है। सो ये इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया कि आज तक हम लोग उसका एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ये अभी तक एक्सपेंड कर रहा है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेड शिफ्टिंग ऑफ द गैलेक्सी एक का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे गैलेक्सी दूर चली जाएंगी उनमें रेड शिफ्टिंग ऑफ द गैलेक्सीज होने लगता है, उनका कलर थोड़ा रेड की तरफ दिखने लगता है, स्कैटरिंग ऑफ द रेड होने लगता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हो जाता है, आफ्टर 3 लाख years of the Big Bang theory, temperature dropped to 45
1000 डिग्री, है ना, एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। ठीक, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, बट इट दिस इज नॉट वेरी, मतलब इतना आसानी से लिख दिया है, पर इतना नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो अब ध्यान सुनो। जब एक्सप्लोड हो गया और टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करने लगा, ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद टेम्परेचर रिड्यूस किया, ठीक है। जब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस करने की वजह से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनने लगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। साइंस एंड टेक्स में पढ़ेंगे भी हम लोग, क्वार्क टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वार्क टेक्नोलॉजी क्या है, बाद में क्या होगा कि फोर्स की वजह से, इन्हीं की सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से कुछ पार्टिकल्स बनेंगे नेगेटिवली चार्ज और कुछ पार्टिकल बनेंगे पॉजिटिवली चार्ज, जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाद में क्या बनाएंगे, एटॉमिक मैटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ। अब देखो, यही से एक चीज समझना कि क्यों हमारा जो एटमॉस्फेयर है और क्यों हमारे एटॉमिक टेबल में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ऊपर दिया गया हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने के बाद से, ठीक है। सो अभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता है, सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस होगा। इफ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ द केमिस्ट्री, यू नो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम आर दी सिंपलेस्ट गैसेस। तो यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसीलिए प्रीमेटिव, इसीलिए आज भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स हैव हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। इवन आर प्रीमेटिव एटमॉस्फेयर हैड दी हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ था, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी हुआ। बिग बैंग थ्योरी पर जब टेम्परेचर ड्रॉप करने लगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनने लगे क्वार्क, क्वार्क से क्या बने, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही सिंपल स्ट्रक्चर बना हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। चलो, ठीक है। अब क्या होगा, ग्रेविटी तो एग्जिस्ट करती थी हमेशा, क्योंकि मास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दो बॉडी में जितना मास होगा उतनी उनकी ग्रेविटी हाई होती है, ठीक है। ये हम लोग जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, बस अभी फिलहाल के लिए याद रखना है कि दो मास है तो उनमें ग्रेविटी होगी। अब इससे क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटी है ना, वो पुल कर रही है। किसको पुल कर रही है, इट इज पुलिंग दी डिफरेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, और उन्हीं स्टार और गैलेक्सीज को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि पहले एक टाइनी बॉल था, वो एक्सप्लोड किया, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा, उसकी वजह से क्वार्क्स बनने लगे, क्वार्क्स से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हाइड्रोजन हीलियम बनता है, आखिरी में जाके फिर एटॉमिक मैटर बनता है, ठीक है। और उसी की वजह से गैलेक्सीज एंड स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वी अगेन लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स एंड द गैलेक्सी, ठीक है। नाउ लेट्स रीड दिस थिंग, ठीक है। The expansion of the universe means increase in space time galaxies and alternative to this was the इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि अभी भी क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। क्यों, बिकॉज ऑफ द हबल थ्योरी, है ना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ठीक है। नाउ लुक एट द स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। स्टार फॉर्मेशन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आई जस्ट कम अगेन कि हाउ स्टार वाज फॉर्म, ठीक है। सो बिफोर दैट आई हैव टू एक्सप्लेन वन थिंग, ठीक है। सो जस्ट पे अटेंशन ऑन, यहाँ पे आई एक्सप्लेन, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा, इसी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, कूलिंग डाउन होगा, कूलिंग डाउन ऑफ दी मासेस होने लगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एटॉमिक मैटर क्रिएट हो गया। मैंने बताया कि क्वार्क बना, क्वार्क से क्या बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बनने शुरू हुए और फिर बाद में एटॉमिक मैटर होने लगा, ठीक है। एटॉमिक फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। एटॉमिक फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है,
ये आपस में कंबाइन होने लगे। कैसे? मतलब कोलाइड होने लगे। वर फोर्स टू क्लोराइड, कोलाइड, है ना। कौन इनको फोर्स कर रहा है? इनको ग्रेविटी फोर्स कर रही है, ठीक है। ग्रेविटी ने इनको फोर्स किया कोलाइड करने के लिए। जब हमें ये भी पता है कि सन में भी हाइड्रोजन और हीलियम कोलाइड ही करते हैं, उसकी वजह से क्या बनती है? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। और इसी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से बना स्टार्स, ठीक है। नाउ रीड द स्टार फॉर्मेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स, ठीक है। These initial density differences gave rise to difference in the gravitational force and it caused the matter to grow together. These form the basis for the development of galaxy. A galaxy contain a large number of stars. A galaxy spread वो हमें नहीं देखना है, ठीक है। A diameter of this, ठीक है। फिर eventually growing nebula develop localized clumps of gas. These clumps continue to grow into denser gaseous bodies, giving rise to formation of star. ठीक है। सो एनसीईआरटी ने सिर्फ सिंपल इतना बता दिया है कि पहले नेबुला बना, फिर नेबुला से क्लम्स बनने लगे, जो मैं बताया था प्लेनिस्टिशियल्स बनते हैं, और उसकी वजह से फिर स्टार बनने लगा। बट क्यों बना? आई हैव मेंशन कि पहले बिग बैंग थ्योरी हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फिर कूलिंग डाउन हुआ, एटॉमिक मैटर बना, हाइड्रोजन हीलियम आपस में कोलाइड करने लगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। उसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी बनी, और उन्हीं न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से क्या बने? स्टार का फॉर्मेशन शुरू हुआ, ठीक है। चल, सेम चीज आएगी अगेन, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट भी सेम है। जस्ट रीड। स्टार वर लोकलाइज लम्स ऑफ द गैसेस विद इन ए नेबुला। नेबुला क्या होता है? नेबुला इज द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स within the lumps lead to the formation of the core to the gas cloud and the huge rotation disk of the gas develop around the gas core, जिसे बताया कि एक पहले क्या होगा, ये आगे इकट्ठा हो जाएगा इधर, है ना, जो ये बोल रहा है कोर ऑफ द गैस क्लाउड, और उसके बाद में इस तरीके से सब इसके आसपास में रिवॉल्व करने लगेगा, और धीरे धीरे कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लैनेट्स बनने लगेंगे। यही हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में भी। पहले गैस था, गैस से फिर जो मास था वो सेंटर में चला गया, और उसके पास में लाइटर ऑब्जेक्ट घूमने लगी, और धीरे धीरे कोलाइड करके आपस में वो दो बॉडीज आपस में टकराई तो एक बॉडी बन गई, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट सिस्टम, और उसी के बाद में बनता है प्लैनेट, ठीक है। चलो, देखो यही लिखा है इन्होंने एनसीईआरटी में भी। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैसेस in the next stage the gas cloud start getting condensed. The matter around the core develop into small rounded objects, जो बताया है। These small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetism। मैंने बताया ना, इस the building block of the planet, इसकी वजह से ही planet बनते हैं। छोटी छोटी दो दो बॉडीज मिलके आपस में, ये एक टकराया इससे, एक टकराया इससे, और फिर बाद में एक बॉडी बन जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटिसिज्म, ठीक है। एंड लार्ज बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय द कॉलिजन। फिर क्या बता रहा है? फिर एक बॉडी, ये दो बॉडी आपस में टकराएंगी, और इसी वजह से क्या बहुत बड़ी बॉडीज बनने लगेंगी। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेनेटिसिज्म प्लेनेटिसिज्म आर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, ठीक है। सो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। और यही एनसीईआरटी से कभी कभी एग्जैक्ट लाइन उठा के पूछ लेगा, ठीक है। फिर ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम लोग कह देंगे कि कहाँ से पूछ लो, इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहाँ से होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लेनेट इज प्लेनेटिसिमल, ठीक है। इन द फाइनल स्टेज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेनेट, ठीक है, क्या करेंगे? वो लार्ज बॉडी में फॉर्म होने लगेंगे। यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ विल लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ये वाला जो पोर्शन है, दी सोलर सिस्टम एंड दी मून, आई कवर इन दिस फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ पोर्शन में, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, इसको ध्यान समझो। अभी क्या बताया मैंने कि छोटी छोटी जो बॉडीज है आपस में कोलाइड करेंगी, और कोलाइड करके और बड़ी बॉडीज बनाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। सो नेबुला बनने के बाद, और जब वो सेंटर में बन जाएगा, मास बन जाएगा, तो क्या होगा? और कॉलिजन होगा। कॉलिजन होगा तो क्या होगा? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो ये आपस में टूट के इधर उधर जाएंगे, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है।
तो जब ज्वाइन हो जाएंगे, दो मासेस मिल जाएंगे, तो मास इंक्रीज होगा और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. सो देयर विल बी इंक्रीज इन साइज एंड मास. इंक्रीज इन साइज एंड मास. ठीक है. जब मास इंक्रीज करेगा, सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन दी ग्रेविटी. ठीक है. हमें पता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी. ठीक है. बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. और अगर अभी मान लो नहीं भी पता है, तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है. इस बिकॉज भी हम उतना रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं बेसिक्स का. तो ठीक है, आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा. बस इतना याद रखना है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी होगी. ठीक है. अब जब ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी, सो इट विल अट्रैक्ट मोर पार्टिकल्स. ठीक है. अट्रैक्ट मोर पार्टिकल्स. अब इसकी वजह से क्या होगा? मोर पार्टिकल्स से होगा मोर कॉलिजन. फिर ये एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा. मास बढ़ता रहेगा, ग्रेविटी बढ़ती रहेगी, और ये क्या होगा? और ज्यादा मास बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे इट विल कन्वर्ट इनटू अगेन वन टर्म जो अभी हमने बताया, प्लेटिसिमल. है ना? अब प्लेटिसिमल से क्या होगा फिर? इट विल फाइनली लीड टू, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लेनेट. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लेनेट. ठीक है. इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लेनेट. अब क्या हुआ? इससे बन जाएगा एक हमारा प्लेनेटिसम से बन के एक बनेगा एक स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम में, जिसको हम लोग बोल देंगे प्रोटो अर्थ, मतलब प्रिमिटिव अर्थ. सबसे पहला अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो इस तरीके से हुआ. ठीक है. इसको हम लोग बोल देंगे प्रोटो अर्थ. अब प्रोटो अर्थ में मैंने क्या बताया कि यूनिवर्स में दो ही चीज एग्जिस्ट करी थी, हाइड्रोजन और हीलियम. तो जो अर्थ का एटमोसफियर है, हम लोग देखेंगे कि दोनों ही सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम. बट ये जो प्रोटो अर्थ है ना, ये अभी क्या होगा? मॉल्टन फेज में होगा. मॉल्टन फेज में होगा. ठीक है. जब मॉल्टन फेज में होगा, तो अब क्या होगा? यहाँ पे डेंसिटी के अकॉर्डिंग मटेरियल जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा. इसी सेटल डाउन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है. सब लिख देता हूँ, अरेंजमेंट इन लेयर्स. लेयर्स में अरेंजमेंट होने लग जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है. और इसीलिए जब हम स्ट्रेटिफिकेशन होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे कोर में आयरन और निकल मिल रहा है. ठीक है. जो एनसीईआरटी में नाइफ में हम लोग जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि जो अर्थ का कोर है, इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. क्यों? दे आर दी हैवी. तो अब क्या हो रहा है? स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है. तो जो भी मॉल्टन फेस में जो भी हैवी मेटल्स हैं, वो क्या करेंगे? नीचे जाके कोर में जाके इकट्ठा होने लगेंगे. ठीक है. नाउ लुक एट द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. है ना? इसको रीड करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं कि अर्थ कैसे बना. अर्थ इनिशियली was a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium. क्योंकि यूनिवर्स में वही एग्जिस्ट ही कर रहा है. ठीक है. दिस इज द फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे ऑफ द पिक्चर ऑफ द अर्थ. And it must have been some event process which have been caused this change from rocky, barren, hot to become a beautiful planet with an ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life. ठीक है. अब उसके बाद दिखा है, अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड द एंड ऑफ द एटमोसफेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है. द एटमोसफेयर मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी फ्रॉम द सरफेस टू द डीपर डेप्थ. द अर्थ इंटीरियर हैज अ डिफरेंट जोन्स एंड ईच ऑफ दीज कंटेन मटेरियल विद ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. सिर्फ इतना ही एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली देखो होता क्या है, कैसे अर्थ बना. पहले बताया मैंने, कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन की वजह से एक प्लेटिशियम बनेगा. प्लेटिशियम क्या बना? एक प्रोटो अर्थ बना. प्रोटो अर्थ कैसा है? वो मॉल्टन मैग्मा है, बिल्कुल मॉल्टन फेस में, बिल्कुल. ठीक है. अब देखो उससे क्या होगा. मैंने बताया स्ट्रेटिफिकेशन होगा. पहले तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होगा? स्ट्रेटिफिकेशन जो हैवीएस्ट मेटल है वो जाके नीचे बैठ जाएगा. अब जैसे सिलिकेट है, सिलिकेट हैवी नहीं है, तो ऊपर वाली लेयर में क्या मिलेगा? हमें सिलिकेट मिलेगा. बट जो कोर है हमारे, उसमें हमें क्या मिलता है? हैवीएस्ट मेटल लाइक आयरन एंड निकल. ठीक है. यहाँ पे दिया हुआ है. अब इसी में एक पीछे दिया था फॉर्मेशन ऑफ मून कैसे होता है.
देखो, फॉर्मेशन ऑफ मून के लिए फिर से हमें क्या समझना है, प्लेटिसिलम को समझना है। एक लाइटर मटेरियल का एक बॉडी है, थिया बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। थिया क्या करता है, एक बड़ी बॉडी से जाके टकराता है, ठीक है। एंड दिस बिगर बॉडी इज नथिंग, इट इज द मॉल्टन अर्थ, ठीक है, जो प्रोटो अर्थ है। और वो इससे जाके टकराता है, और मून का, थिया का कुछ पोर्शन अर्थ के अंदर ही रहता है और कुछ पोर्शन टूट के बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट अर्थ की ग्रेविटी, मैंने बताया ना कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल करके रख लेती है और ये फिर एक अपने ऑर्बिट बना लेता है। तो यही है मॉडर्न डे हमारा मून, ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी। जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी। आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मून का मटेरियल है इट्स वेरी लाइटर, ठीक है। और ये हमें कब पता चला है, बिकॉज ऑफ दी अपोलो मिशन। जब अपोलो गया और वहां से सॉइल के सैंपल्स लेके आया, देन वी गॉट टू नो कि मून। ओके, अब यही सेम चीज जो मैंने समझाई है, यही सेम चीज पे लिखी है, बट इन ए वेरी कंसाइज मैनर, ठीक है। लेट लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ मून। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। Like the origin of the Earth, there have been attempts to explain how moon has formed. ठीक है. In 1938, Sir George Darwin suggested that initially Earth and the Moon formed as a single rapidly rotating body. ठीक है, कि वो पहले अर्थ और मून जो है वो एक ही रोटेटिंग बॉडी थी. The whole mass become a dumb well shaped body and eventually broke, है ना. It was also suggested the material forming the moon was separated फ्रॉम वॉट वी हैव एट प्रेजेंट एट द डिप्रेशन. हम ये मानते हैं जो डिप्रेशन है अभी कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में, वो मून का ही हिस्सा था, मून वहां पे एग्जिस्ट करता था, ठीक है. हाउ एवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस एक्सप्लेनेशन को. इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ द मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट, जो मैंने भी डिस्क्राइब किया. थिया मॉल्टन अर्थ में जाके मिला, पहले क्या हुआ, दोनों कंबाइन हो गए और फिर कंबाइन होने की एक्सप्लोजन की वजह से एक छोटा सा हिस्सा टूट के बाहर जा रहा था, पर अर्थ की ग्रेविटी ने उसको पुल कर लिया, ठीक है. इससे बनता है मॉडर्न डे मून, ठीक है. एंड दिस इज डिस्क्राइब एज बिग स्टैट, ठीक है. और यही फिर इसमें सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि हाउ मून वाज फॉर्म, हाउ अर्थ वाज फॉर्म, ठीक है. नाउ लुक एट दी डेवलपमेंट ऑफ दी लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर देखते हैं हम लोग पहले. लिथोस्फीयर तो हमें पता ही चल गया लिथोस्फीयर कैसे बना है, कि धीरे धीरे सॉलिफाइड होने लगा, ठीक है. और सॉलिडिफिकेशन क्यों हो रहा है उसके लिए पहले हम एटमोस्फेयर को समझना होगा. देखो, एटमोस्फेयर बनने में दो चीजें हैं. सबसे पहले है डी गैसिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है. पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एटमोस्फेयर में, प्रोसेस ऑफ डी गैसिफिकेशन. मैंने क्या बताया, अभी मॉल्टन फेज में था अर्थ, है ना, धीरे धीरे हल्का बहुत सॉलिफाइड हुआ है, बट what you'll find so many volcanic activities are going on, ठीक है. so many volcanic activities going on. अब इस volcanic activities से कुछ गैसेस रिलीज होंगी, ठीक है. जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. अब मैंने बताया एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इतना ज्यादा अमाउंट में था, और कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी था, ठीक है. नाउ ड्यू टू द हाई टेम्परेचर वोल्केनो के अंदर, ठीक है, वाटर वेपर बन गए, बिकॉज ऑफ द कंबाइंड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वहां पे क्या बन गए, वाटर वेपर बन गए, ठीक है. और यहीं से हम लोग बोलते हैं कि यही था हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और प्रोटो एटमॉस्फेयर. सबसे पहले क्या था, हाइड्रोजन हीलियम, और उसको किसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वोल्केनो से एक्टिविटीज हो रही है, मॉल्टन फेज में बहुत सारा वोल्केनो उस समय एक्टिविटीज कर रहा था, ठीक है. तो उससे क्या हुआ, गैसेस निकले, उसे वाटर वेपर भी निकले. अब जब ये वाटर वेपर निकले ना, इन्होंने क्या किया, अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर को सराउंड कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बन गया,
ये बन गया क्लाउड, एंड दिस क्लाउड वाज द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर प्लस डस्ट, वाटर वेपर एंड डस्ट। अब इस वाटर वेपर एंड डस्ट की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा इंक्रीज सॉलिड कूलिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कूलिंग। अब जो अर्थ मॉल्टन फेस में था वो क्या होगा, वो सॉलिडिफिकेशन होने का। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, क्रस्ट सॉलिफाइड होगा हमारा, क्रस्ट का सॉलिडिफिकेशन होने लगा, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे यही वाटर वेपर कंडेंस होने लगेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू रेन। और तीसरा फेज आता है टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन का मतलब होता है, देखो टोरेंशियल का मतलब क्या होता है, टोरेंशियल का मतलब होता है कोई भी चीज जो खत्म नहीं हो पा रही हो, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, टोरेंशियल रेन होने लगेगा, ठीक है। और ये जो रेन है ऐसा नहीं कि एक दिन हो रही है, 2 दिन हो रही है, इट विल हैपन फॉर दी एटलीस्ट 10,000 ईयर्स तक रेन होती है, ठीक है। 10,000 ईयर्स तक रेन हो रही है, प्रोसेस है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस, ठीक है। और वहीं पे जाके बनेगा हमारा ब्लू प्लेनेट, ठीक है। नाउ रीड, यही इसमें लिखा हुआ है, द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हम लोग क्लास चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जब एटमोस्फेयर का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देयर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमोस्फेयर। द फर्स्ट स्टेज इज द मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रिमोइडल एटमोस्फेयर, जिसमें सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन था। द सेकंड स्टेज, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर। अभी मैंने बताया नई नई गैसेस निकलेंगी, ठीक है। फाइनली सिर्फ इतना लिखा हुआ है, थ्रू दी एवोल्यूशन ऑफ दी हॉट इंटीरियर ने कंट्रीब्यूट किया, क्या कंट्रीब्यूट किया वो नहीं लिखा हुआ, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है, उससे न्यू न्यू गैसेस आएगी, ठीक है। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो बाद में जो हम लोग देख रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस से हो रहा है। अर्ली एटमोस्फेयर विद द हाइड्रोजन हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। सोलर विंड की वजह से आया, क्योंकि मैंने बताया था अगर एटॉमिक टेबल को भी देखोगे तो हाइड्रोजन हीलियम वेरी लाइट मटेरियल, तो सोलर विंड की वजह से क्या था, वो बाहर चले गए, ठीक है। अर्थ अर्थ के एटमोस्फेयर से वो बाहर चले गए। क्यों चले गए, बिकॉज ऑफ दी सोलर विंड, ठीक है। दिस हैपन नॉट ओनली इन दी केस बट ऑल्सो इन दी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है वहां पे ऐसा सेम हुआ, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वेयर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। This started the evolution of the present atmosphere. The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, and very little of free oxygen. This process, although which gas were outpoured from the interior, is called degassing. ये था process of degasification. Continuous volcanic eruption. लगातार हो रहे वॉल्केनिक eruption, वही मैंने बताया, कंटिन्यूस वॉल्केनिक एक्टिविटी वाटर वेपर और गैसेस को रिलीज करने लगा, ठीक है। ठीक। और इसकी वजह से क्या बन गया, हमारा मॉडर्न डे का रेन होने लगी, रेन की वजह से क्या होने लगा, फिर हमारे पास ओशन बन गए, ठीक है। दी लास्ट पैनल क्या मैंने इसमें नहीं ज्वाइन किया, मैं बता देता हूँ उसमें क्या बताया हुआ है बेसिकली। फिर ये बताया हुआ है कि जो हमारी लाइफ है वो कहाँ से निकल के आती है। हमारी लाइफ निकल के आती है ओशियन से, ठीक है। ओशियन से क्यों निकल के आती है, ओशियन में एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ये कीमोसिंथेसिस करता है। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल यूज करते हैं फूड को प्रोड्यूस करने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ठीक है, और यही कीमोसिंथेसिस से बनाता है ऑक्सीजन। सो जो अर्ली ऑक्सीजन है वो हमें एक बैक्टीरिया देता है, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ द ऑल द लिविंग बीइंग्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट, दैट इज ओशन। इसीलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं लूका, LUCA, लूका, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट यूनिफाइड कॉमन एंसेस्टर। हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एंसेस्टर है वो एक ही जगह से निकला हुआ है, दैट इज फ्रॉम दी ओशियन, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड था, मेटेरियल बनने लगा, और धीरे धीरे फिर प्लांट्स आने लगेंगे, लाइफ आने लगेगी, और उसमें फिर फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। सो दिस इज द होल चैप्टर। नाउ इफ यू रीड द चैप्टर अगेन,
by yourself, you'll understand. Okay. I'm still saying do not replace the books by the lectures of any teachers. Okay. Even Immanuel can't come to your dream and teach you this all geography ka portion. Still don't replace the books. Okay. It's not good idea to replace the books. See, I know cracking the exam something you which you want to do, but readings should not be just for the exam. ठीक है. तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यू शुड गो फॉर इट. ठीक है. Okay, so I'll come with the next chapter of the this geography, and I'll try to include more diagrams, more colorful diagrams. I know NCERTs are boring, but I'll cover all the chapters of the NCERT of the geography. Okay, but again, just read it and join my Telegram channel. I'll be posting some mains question related to this chapter and some MCQ questions related to this chapter. Okay, at least revise this chapter. It will take hardly 15 minutes now to revise this chapter from your books. Read this chapter, revise this chapter, then look at, then again make some notes for yourself. है ना, एक पेज का एक वन पेज नोट्स बना सकते हो उसके लिए. ठीक है. So thank you. If you like my video, if you have any suggestion, please write to me in my Telegram. Okay, I have given Telegram link in this the description of the video. Okay, thank you.